रहे हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर हम वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि हमने अब तक जितना भी पढ़ा हमने राजस्थान के राजपूत राजाओं के बारे में पढ़ा। जबकि दुर्गादास तो राठौड़ वंश के जरूर हैं, लेकिन वो जोधपुर के शासक नहीं है। तो क्या कारण है कि हम राजस्थान इतिहास में वीर दुर्गादास राठौड़ को इतना महत्व देते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं, राजस्थान इतिहास में त्याग और बलिदान के रूप में दो व्यक्ति विशेष रूप से जाने जाते हैं। मैं लिख देता हूं, राजस्थान के इतिहास में बलिदानी के रूप में दो व्यक्ति विशेष रूप से जाने जाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया राजस्थान के इतिहास में बलिदानी के रूप में दो व्यक्ति विशेष रूप से जाने जाते हैं, जिनके त्याग और बलिदान की चर्चा राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे संसार में है। ये दो व्यक्ति कौन से हैं? एक तो है पन्ना घाट और दूसरे हैं वीर दुर्गादास राठौड़। इन दोनों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इन्होंने किसमें? मेवाड़ की सुरक्षा के लिए और इन्होंने जोधपुर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो आप देखिए ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी इनको किसी पद की, किसी गौरव की, किसी की लालसा नहीं थी। पन्ना घाय ने तो अपने बेटा चंदन को मनवीर के हवाले कर दिया। ठीक है ना। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ही महान औरत होगी कि जिसने दूसरे के यानी राजा को बचाने के लिए या दूसरे के बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चों का बलिदान कर दिया। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो है वीर दुर्गादास राठौड़। ठीक है, एक बार मैं वापस इनका जीवन चरित्र बहुत छोटे में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि दुर्गादास राठौड़ का जो त्याग है, जो बलिदान है, उन्होंने जोधपुर के लिए क्या किया, किस लिए वो जाने जाते हैं, वो सारी बातें जब हम अजीत सिंह की सुरक्षा है ना, मेवाड़ सिसोदिया गठबंधन आदि, अकबर का विद्रोह, ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि राजस्थान के इतिहास में वीर दुर्गादास राठौड़ को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इस वीर पुरुष का नाम स्वर्ण अक्षरों में क्यों लिखा गया है। देखो बेटा, दुर्गादास जी हैं, बहुत छोटे में समझ रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बहुत बड़ा बता दिया। इनका जन्म है 13 अगस्त 1638 में। जन्म स्थान सालवा गांव है। ठीक है ना। इनके पिता कौन है? आसकरण है। इनके पिता कौन है? आसकरण है। माता नीलकमल है और इनकी मृत्यु कब हुई है? 22 नवंबर 1718 में। कहाँ पे हुई है? उज्जैन में। कहाँ पे हुई है? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पे बेटा? एमपी में। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कभी 1 नंबर में कि इनका पालन पोषण कहाँ हो।
क्या सवाल आता है कि इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? तो इनका पालन पोषण हुआ लूणावार गांव में। ठीक है, ये जो कहानी है मैं आपको वापस बता देता हूं कि महाराजा जसवंत सिंह के एक सरदार थे जिनका नाम है आसकरण, जिनको सालवा गांव की जागीर मिली हुई थी। इन आसकरण जी के 3 पत्नियां थी। उन 3 पत्नियों में एक पत्नी का नाम था नेत कंवर। उस नेत कंवर ने 13 अगस्त 1638 के दिन क्या किया था? वीर दुर्गादास राठौड़ को जन्म दिया था। ठीक है, ये जो आसकरण जी थे इनकी नेत कंवर से क्या है, बनती नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, नेत कंवर को और इनके बेटे दुर्गादास को है ना कहाँ भेज दिया? लूणावार गांव में। जिस प्रकार शिवाजी की माता जीजाबाई ने शिवाजी की अच्छी परवरिश की, उसी प्रकार लूणावार गांव में नेत कंवर ने दुर्गादास राठौड़ की परवरिश की। ठीक है, अब आप देखिए जमींदार का बेटा है, लेकिन लूणावार गांव में ये खेती बाड़ी करके दोनों माँ बेटे अपना गुजर बसर करते थे। एक बार राजकीय चरवाहा आया, उसने सांडनिया मादा जो ऊंट है वो उनके यहाँ से चर के जा रहे थे। उसने क्या किया, कुछ अपशब्द बोले, राजा के लिए बोले, उनके लिए उसने क्या किया, उस चरवाहे के राजकीय चरवाहे की हत्या कर दी। और ये बात क्या है, आप जानते हो कि किसी राजकीय कर्मचारी की हत्या कर देते हैं तो राज्य क्या है, तुरंत ही कार्रवाई करता है। उस समय राज्य राजा कौन थे? जसवंत सिंह थे। उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई की और ये मालूम करना चाहा कि ये काम ऐसा क्यों हुआ। तो जब उनको मालूम चला कि ये काम किसने किया है, आसकरण के बेटे ने किया है, तो उन्होंने आसकरण से पूछा क्या कि तुम्हारा कोई बेटा लूणावार गांव में रहता है? आसकरण बोला कि नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे जितने भी बेटे हैं वो क्या है, सारे की सारे आपके यहाँ सरकारी सेवा में या आपकी सेवा में हैं। ठीक है, बात आई गई हुई, उन्होंने क्या किया, दुर्गादास राठौड़ को बुलाया। इन्होंने जसवंत सिंह जी ने दुर्गादास राठौड़ को बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं आसकरण और नेत कंवर का बेटा दुर्गादास राठौड़ हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आपने इस राजकीय चरवाहे को क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि इस राजकीय चरवाहे ने क्या किया था, आपका अपमान किया था, इसलिए मैंने इसको मारा। ठीक है, क्या कहा इसने? उसने कहा कि जो आपका जो महल है ये बिगर छत का सफेद खंडर है, संगमरमर का बना हुआ है, बिगर छत का सफेद खंडर है, और भी बहुत सारी बातें कही जिससे नाराज होकर मैंने इस राजकीय चरवाहे की हत्या कर दी। इससे क्या हुआ, इससे दुर्गादास राठौड़ के स्पष्ट वक्ता होने के कारण जसवंत सिंह प्रसन्न हुए और उन्होंने देखा कि ये वो व्यक्ति है जो मारवाड़ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता और भविष्य में ये क्या है, मारवाड़ का रक्षक बनेगा, मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। और मारवाड़ जब तक ये व्यक्ति है, जब तक हमारा मारवाड़ सुरक्षित है। उसने तुरंत ही आसकरण जो अब क्या है, मुनोत नैन्सी के बाद में क्या थे, दीवान बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे, उनको बुलाया, बोला कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि दुर्गादास राठौड़ आपका बेटा नहीं है? तो उसने कहा कि मेरा ये मानना है, जो बेटा कपूत होता है उसे बेटा नहीं मानना चाहिए। तो इस पर जसवंत सिंह बोले, क्या बोले कि मैं आपको एक बात बताता हूँ आसकरण जी, कि ये बात मेरी हमेशा याद रखना कि आपके सारे बेटों में यह है वीर दुर्गादास राठौड़ सबसे योग्य है और ये मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का रक्षक बनेगा। आप देखना, आप और हम रहे या नहीं रहे, इसका नाम मारवाड़ के रक्षक के रूप में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये जो सारी बातें थी ये किसने कही? जसवंत सिंह जी ने। जब धर्मत का युद्ध हुआ तब ये क्या थे, जसवंत सिंह जी ने क्या किया, धर्मत के युद्ध से पहले इनको 12,000 वार्षिक आय वाली जागीरें इनको प्रदान की। धर्मत के युद्ध में ये शाही सेना के विरुद्ध जसवंत सिंह जी लड़े थे, मतलब औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे, शाही सेना के साथ थे। अब शाही सेना का और औरंगजेब का जो युद्ध हुआ उसमें दुर्गादास राठौड़ भी
जसवंत सिंह के साथ थे। इन्होंने बहुत ज्यादा वीरता दिखाई। कहाँ पर? युद्ध भूमि में। इनकी वीरता के तो सभी घायल हो गए, यानी औरंगजेब भी घायल हो गया। जब वहां जो उपस्थित थे वो इतिहासकार लिखते हैं कि इन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद 5 घोड़े बदले, यानी युद्ध भूमि में इनके 4 घोड़े मर चुके थे और ये खुद भी घायल हो गए। जब घायल दुर्गादास युद्ध भूमि नहीं छोड़ रहे थे, आप सोचो कि घायल हो गया तो युद्ध से भाग गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी युद्ध भूमि में डटे हुए थे। ऐसे में क्या होता है, जसवंत सिंह की जो दृष्टि है, नजर है, वो कहाँ जाती है? वीर दुर्गादास राठौड़ के ऊपर जाती है। वो देखते हैं तो घायल है और अपनी भी लड़ रहा है, तो उसने क्या करते हैं, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इनको ले जाकर इनका उपचार किया जाए और युद्ध भूमि से उन्हें हटाकर कहाँ? जोधपुर भेज दिया जाता है। ये है हमारे वीर दुर्गादास राठौड़। अब बेटा मैंने आपको बताया जमूद में क्या होता है, 28 नवंबर 1678 एक दिन होता है। 28 नवंबर 1678 को क्या होता है, जमूद में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, औरंगजेब बड़ा खुश होता है कि धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। जब ये बात औरंगजेब की बेगमों को, शाही महारानियों को पता चलता है तो कहते हैं कि आज क्या हुआ, बादशाहत का एक स्तंभ टूट गया। क्योंकि वो मानती थी कि जब तक जसवंत सिंह जैसे वीर योद्धा औरंगजेब के साथ है, औरंगजेब का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब देखिए आगे की जो कहानी है वो मैं आपको बता चुका था, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ कि जसवंत सिंह के कोई भी संतान नहीं थी। इस पे क्या करता है, औरंगजेब जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है और वहां पर शाही हाकिम और ये सारी चीजें नियुक्त कर देता है। कुछ समय के लिए वो क्या करता है, अमर सिंह के पौत्र को 36 लाख रुपए के एवज में क्या करता है, जोधपुर की जागीरदारी दे देता है, जोधपुर का राजा बना देता है। लेकिन 2-3 महीने बाद ही वो इंद्र सिंह को हटा देता है। उसका कारण क्या होता है कि इंद्र सिंह उन सारी चीजों को संभालने में सक्षम नहीं था, ना तो वो जोधपुर के विद्रोह को खत्म कर सका और ना वो वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित कर सका। इसलिए क्या है, औरंगजेब उसे वापस हटा देता है। इसके बाद का जो है अब हम आज आगे बढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, जो जसवंत सिंह के सरदार हैं उनकी रानियां, जिनके नाम है जादम व नारू, को लेकर क्या है, वापस जोधपुर की ओर लौटते हैं। देखिए बेटा, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु के बाद में आप लोग सरदार क्या सोचते हैं कि चलो हमारे सरदार तो, हमारे राजा तो खत्म हो गए, तो हम क्या करते हैं, जादम और नारी को क्या है, सैकुशल वहां भेज देते हैं, जोधपुर भेज देते हैं। अब क्या होता है बेटा, शाही फरमान नहीं होने के कारण क्या होता है, होने के कारण अटक नदी पर इन्हें रोक लिया जाता है। राठौड़ व शाही सैनिकों में लड़ाई होती है।
ठीक है, राठौड़ शासन झपड़ी लेके राठौड़ अटक नदी को पार करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, आप इसे करिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है बेटा, क्या होता है, जैसे ही दशम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो राठौर सरदार सोचते हैं कि हम अब जोधपुर वापस लौट जाएं, क्योंकि आपको मालूम है जमरूद में औरंगजेब ने ही जसवंत सिंह को नियुक्त कर रखा था। अब वो क्या करते हैं, जोधपुर की तरफ वापस लौट जाते हैं। अब बीच में क्या है, अटक नदी पार करनी पड़ती है। तो अटक नदी के ऊपर एक चुंगी लगी हुई थी और उस चुंगी को जब भी पार किया जा सकता था जबकि आपके पास में कोई शाही फरमान हो। राठौर सरदार जो क्या जसवंत सिंह की अचानक की मृत्यु के कारण वापस लौट रहे थे, इनके पास में कोई भी शाही फरमान नहीं था। ऐसे में जो वहाँ सैनिक है, जो शाही सैनिक है, औरंगजेब के जो नुमाइंदे हैं, वो क्या करते हैं, इन्हें आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। इस पर क्या होता है, वहाँ एक छोटी सी झड़प होती है, दोनों में छोटी सी लड़ाई होती है और शाही सैनिक क्या है, पीछे हट जाते हैं और वो क्या होते हैं, राठौड़ है ना, जो आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, अब वो जोधपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए 19 फरवरी के दिन 19 फरवरी के दिन दोनों रानियों ने आधे घंटे के अंतराल में दो राजकुमारों को जन्म दिया। क्या किया, दो राजकुमारों को जन्म दिया। किस किस ने किस किस को जन्म दिया वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ कि पहला जो है बच्चा हुआ वो जन्म दिया जादव रानी ने। किसने दिया था, जादव रानी ने, और उनके बच्चे का नाम था जसवंत सिंह। दूसरी थी आपके नागू की रानी, इन्होंने दिया दल कंबन या दल भंजन। अब क्या होता है बेटा, ये खबर कहाँ जाती है, औरंगजेब के पास पहुंचती है। तो राजकुमारों के जन्म की खबर औरंगजेब को पहुंचती है। इस पर औरंगजेब क्या करता है, वह मुस्कुराता है और कहता है, क्या कहता है, बंदा और कुछ सोचता है और खुदा उसके विपरीत। बंदा क्या करता है, कुछ सोचता है, खुदा क्या सोचता है, उसके
विपरीत सोचता है। इसे उतारो तो मैं आपको समझाता हूँ कि वो ऐसा क्यों कहता है। देखो बेटा, आपने उतार लिया होगा। 19 फरवरी के दिन क्या होता है, जोधपुर के इतिहास में एक और घटना घटती है। क्या घटना होती है कि ये दो रानियां हैं, जादव रानी और नारू की रानी, क्या करती हैं, आधे आधे घंटे के अंतराल में दो शिशुओं को जन्म देती हैं। ठीक है ना, या दो राजकुमारों को जन्म देती हैं। एक का नाम क्या है, जो जादव रानी जन्म देती है उसको बोलते हैं, सॉरी बेटा गलत लिखने में आ गया, ये नाम है अजीत सिंह। क्या नाम है, जसवंत सिंह की जो रानी है, क्या नाम है, अजीत सिंह। किसको जन्म देती है, अजीत सिंह को। ठीक है ना, ये दोनों रानी क्या है, ध्यान देना है, जसवंत सिंह की रानी। ये दोनों रानी किसकी हैं, जसवंत सिंह की रानी है, विद्वान है। और ये क्या करती है, 19 फरवरी के दिन जादव रानी किसको जन्म देती है, अजीत सिंह को जन्म देती है। और नारू की रानी किसको देती है, दल कंबन या दल बंधन को जन्म देती है। अब देखिए अब क्या होगी घटनाक्रम कि इन राठौड़ राजकुमारों की जन्म की खबर औरंगजेब को पहुंचती है। ठीक है, औरंगजेब मुस्कुराता है और उसके मुंह से एक शब्द निकलता है। वो क्या कहता है कि बंदा और कुछ सोचता है और खुदा उसके विपरीत सोचता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि औरंगजेब देख रहा था कि जसवंत सिंह के कोई बेटा नहीं था, जसवंत सिंह के कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसका फायदा उठाकर वो क्या करता, जोधपुर राज्य को खालसा घोषित करके शाही साम्राज्य में मिला लेता। लेकिन अब क्या है बेटा, अब दो दो राजकुमार पैदा हो गए, यानी मतलब क्या है कि गद्दी के, जोधपुर की गद्दी के दो दावेदार पैदा हो गए। और राठौड़ सरदार भी अब ये कोशिश करेंगे कि औरंगजेब इनमें से किसी और को क्या बनाए, जोधपुर का शासक घोषित करे, है ना। इसी बीच मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि उसने इंद्र सिंह को बनाया, लेकिन इंद्र सिंह औरंगजेब की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, तो उसने क्या किया था, उसको हटा दिया। अब आगे की जो घटना है इसमें क्या होता है बेटा, जो एक दल कंबन या दल बंधन राज का नाम का जो राजकुमार है, ये क्या होता है, असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये मर गया तो अब कोई विकल्प ही नहीं बचा। अब कौन है जोधपुर का शासक, कौन बनेगा, अजीत सिंह बनेगा। अब जोधपुर का एकमात्र उत्तराधिकारी जीवित है या एकमात्र कानूनन दावेदार है, वो कौन है, अजीत सिंह। तो क्या अजीत सिंह बड़ी आसानी से राजा बन जाएगा, या अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास, रणछोड़, राठौड़ आदि जो बहुत सारे जो सरदार हैं उनको क्या क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, अजीत सिंह की सुरक्षा। अब आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे की जो घटना घटती है, अब क्या होता है, औरंगजेब आदेश देता है, क्या देता है, औरंगजेब आदेश देता है, क्या देता है कि राजकुमारों को दिल्ली लाया जाए। ठीक है, राठौर सरदार क्या करते हैं, राजकुमारों को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। सरदार राजकुमारों के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। इन्हें क्या करते हैं, इन्हें किशनगढ़ के, क्या नाम है किशनगढ़ के, रूप सिंह की हवेली है, किशनगढ़ के राजा
रूप सिंह की हवेली में ठहराया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि राजकुमार आ गए, दलबंधन की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, एक ही व्यक्ति बचता है, तो अब क्या करते हैं, राठौर सरदार औरंगजेब से कहते हैं कि आप अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित करें। औरंगजेब शर्त रखता है। ठीक है, क्या शर्त रखता है मैं आपको बता दूंगा, आप इसे उतार लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसे उतार लीजिए। उतारो। ठीक है बेटा, यहाँ क्या बताया है, औरंगजेब क्या आदेश देता है कि इन राजकुमारों को लेकर कहा जाए, दिल्ली लाया जाए। अब राठौर सरदार सम्राट का मान रखते हैं, उनकी बात पर क्या करते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है औरंगजेब इनमें से किसी एक राजकुमार का क्या करे, राजसेला कर दे। लेकिन मैंने आपको बताया तलखंबन की मृत्यु हो जाती है। जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो औरंगजेब इनके रहने की व्यवस्था करता है, किशनगढ़ के ठाकुर रूप सिंह राठौड़ की हवेली में इनको ठहरा देता है। अब यहाँ जब ठहरते हुए क्या करते हैं, राठौर सरदार क्या करते हैं, औरंगजेब के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं कि आप ऐसा करो, अजीत सिंह को क्या करो, जोधपुर का शासक घोषित कर दो। अब अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित कर दो तो क्या होता है, इस पर राठौर सरदारों को औरंगजेब एक शर्त रखता है कि ठीक है, मैं अजीत सिंह को क्या करूंगा, जोधपुर का शासक घोषित कर दूंगा, लेकिन इसकी मेरे एक शर्त है। बोले क्या शर्त है, कि आप क्या करो, अजीत सिंह को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दो। अजीत सिंह को क्या करें, इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दें। इस पर क्या होता है कि जो राठौर सरदार हैं उनको ये लगता है कि औरंगजेब की नीयत साफ नहीं है। वो क्या करते हैं, वापिस लौटते हैं कहां पर, रूप सिंह की हवेली में। यहाँ पर भाटी रघुनाथ, रणछोड़ राठौड़, रूप सिंह राठौड़ और दुर्गादास राठौड़ सब इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कि ऐसे तिल तिल करके मरने के बजाय तो क्या है, हम जोधपुर की रक्षा के लिए मरे। और एक फैसला लेते हैं कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके सरदार क्या करेंगे, दिल्ली को छोड़ेंगे और कहाँ जाएंगे, जोधपुर। वहां जाकर हम संघर्ष करके जोधपुर को वापस जीत सकते हैं। और ये जो सारी योजना है वो इतिहासकार कहते हैं कि किसने बनाई थी, दुर्गादास राठौड़ ने बनाई थी। दुर्गादास राठौड़ की बात मानकर अब क्या है, जो राठौड़ सरदार हैं एक एक करके दिल्ली को छोड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, जोधपुर। ऐसा नहीं है कि दुर्गादास राठौड़ ने योजना बनाई और उसको गुप्त तरीके से पूरा कर लिया, नहीं। औरंगजेब की दृष्टि भी इन सभी बातों पर तीखी यानी पैनी दृष्टि से औरंगजेब भी इन सब पर नजर रखा हुआ था। वो क्या देखता है कि जो जोधपुर के राठौड़ सरदार हैं धीरे धीरे जोधपुर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, रूप सिंह की हवेली में राठौड़ सरदारों की संख्या
कम हो गई, इसका मतलब क्या है, राठौड़ों की शक्ति कम हो गई। तो औरंगजेब भी एक चाल चलता है और वो एक आदेश देता है कि अब जो अजीत सिंह है, क्या है बेटा, अजीत सिंह, वो क्या करेंगे, रूप सिंह की हवेली में नहीं रहेंगे, कहाँ आ जाएंगे, नूरगढ़। कहाँ पे भेजा जाएगा इनको, नूरगढ़। ठीक है बेटा। अब क्या करता है औरंगजेब, अपने सेनानायकों को आदेश देता है कि आप क्या करो, रूप सिंह राठौड़ की हवेली पर जाओ या किशनगढ़ के राजा की हवेली पर जाओ और बाकी के जो सरदार और अजीत सिंह वहां पर हैं उन्हें क्या करो, जबरदस्ती नूरगढ़ ले आओ। और वही आदेश देता है अगर मान लो कोई सरदार आनाकानी करे आने में या इस काम में व्यवधान डाले, इस काम में रुकावट डाले, तो क्या करना, उसे कठोर दंड देना। ठीक है। लेकिन जब ये सरदार वहां पहुंचते हैं तो इन्हें क्या मालूम चलता है कि दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राठौड़ सरदार अजीत सिंह को तो क्या है, एक दिन पहले ही कहां से, रूप सिंह जी की हवेली से ले जा चुके हैं। ऐसे में औरंगजेब क्या करता है, उनका पीछा करने का आदेश देता है। दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, उस सेना को रोकता है, मजबूरन क्या है, वो सेना वापस लौट जाती है। इस पर क्या है, औरंगजेब एक नई चाल चलता है, वो इंपॉर्टेंट मैं लिखवा देता हूं, ठीक है ना, फिर उसके बाद में हमारा व्याख्यान खत्म करेंगे। ये तो आपने लिख लिया होगा। औरंगजेब क्या करता है, एक नकली अजीत सिंह, औरंगजेब क्या करता है, नकली अजीत सिंह बनाकर उसे इस्लाम स्वीकार कराता है और उसका नाम रखता है, उसका नाम मोहम्मदी राज, उसका नाम क्या रखता है, मोहम्मदी राज रखता है और उसकी परवरिश का जिम्मा अपनी बेटी जेबू निशा को देता है। ठीक है बेटा, इसे आप उतार लीजिए क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है कि औरंगजेब ने जो नकली अजीत सिंह बनाया था उसका क्या नाम रखा और उसकी परवरिश किसने की। ठीक है, ये कंपटीशन में भी कई बार ये वाला सवाल आ जाता है। आप इसे उतारिए, फिर हम आगे इसको खत्म करेंगे। देखो बेटा, औरंगजेब क्या करता है, अब एक छोटा बच्चा लेता है, उस छोटे बच्चे को क्या करता है, नकली अजीत सिंह बना देता है। अब नकली अजीत सिंह बना दिया और उसे क्या करता है, इस्लाम धर्म भी स्वीकार करा देता है और उसका नाम रखता है मोहम्मदी राज। क्या नाम रखता है उसका, मोहम्मदी राज। और उसकी जो परवरिश है, उसकी परवरिश अपनी एक बेटी जिसका नाम है जेबू निशा के जिम्मे सौंप देता है कि अब इसकी परवरिश आपको इस्लाम के अनुसार आपको करनी है। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। इसके अगले वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जोधपुर जो अभी भी किसका अधिकार है, मुगलों का अधिकार है, वहां तक तो ये अजीत सिंह को ले जाकर पहुंच जाते हैं। कौन, राठौड़ सरदार है ना, रणछोड़ जी, रूप सिंह जी, दुर्गादास जी। लेकिन उनको मालूम है जब तक मुगलों का अधिकार जोधपुर है तब तक अजीत सिंह की सुरक्षा नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अजीत सिंह को किसी अनजान स्थान पर भेजेंगे। उसको कहाँ भेजेंगे, किसके संरक्षण में रहेगा, उसकी रक्षा का जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, ये सारी चीजें हम अगले वाले व्याख्यान में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक हमने जो पढ़ा है दुर्गादास के राठौड़ की जीवनी के बारे में आपको मालूम चल गया आज, और हम इतिहास में उन्हें क्यों पढ़ते हैं
जोधपुर के वीर नायक के रूप में उन्हें क्यों जाना जाता है, जसवंत सिंह, कर्नल डार आदि ने उन्हें क्या क्या उपाधियां दी। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी। साथ में हमने आज पढ़ा अजीत सिंह और दलथम्बन का जन्म पढ़ा, कौन कौन सी इनकी माता थी वो पढ़ी, और उसके बाद में हमने पढ़ा कि वो किस प्रकार जमरूद से वापस लौटे, अटक नदी पर क्या हुआ, उसके बाद दोनों राजकुमारों का जन्म हुआ, किस प्रकार वो दिल्ली पहुंचे, किस कारण से दलथम्बन कुछ ही अवस्था में मर गया, और उसके बाद हमने देखा अजीत सिंह को किस प्रकार राठौरों ने उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश की और किस कारण वो उत्तराधिकारी घोषित नहीं करवा पाए, किस प्रकार एक एक राठौर सरदार दिल्ली से बाहर निकल गए। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। तो आज हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। तो आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें व्हाट्सएप से या फोन से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का पूर्ण निदान किया जाएगा। धन्यवाद।